भैया क्लास। अच्छा ठीक है। चलिए यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो क्या था बेटा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। क्या था बोलो? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स थे। एक क्या था? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या आप इसको रीड कर पाएंगे? है ना? कैसा है बताइए? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मुझे एक बात बताइए, ऑडिटर को मिसस्टेटमेंट, एरर या फ्रॉड से फर्क पड़ता है क्या? उसको नहीं, उसको मिसस्टेटमेंट से लेना देना है। समझ रहे आप बात को? चाहे एरर से हो जाए चाहे फ्रॉड से हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है किससे? मिसस्टेटमेंट से। इस बात का ध्यान रखना। और छोटी मोटी गलती नहीं चाहिए मुझे। मुझे कैसी गलती चाहिए? बड़ी गलतियां, मतलब कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना चाहिए। और दूसरा इधर साइड क्या था? रिपोर्ट प्लस कम्युनिकेट। क्या है बताइए जल्दी से? रिपोर्ट प्लस कम्युनिकेट, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्या था अगला? हाँ, आ जाओ। फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्कोप ऑफ ऑडिट के रिगार्डिंग पढ़ना स्टार्ट किया था। क्या पढ़े थे हम लोगों ने? स्कोप ऑफ ऑडिट के रिगार्डिंग पढ़ा था। ठीक है, चलिए सर, स्कोप के अंदर हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहला ये क्या कवर करना चाहिए बेटा? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी को कवर करना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी को कवर करना चाहिए। मतलब सेल, परचेस, इनकम, एक्सपेंस, सारी चीजें कवर होनी चाहिए। क्या? यस सर। फिर दूसरा अपन ने क्या देखा? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या बोला गया यहाँ पे बताइए सर? रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? भरोसा होना चाहिए। और दूसरा सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हैं ये? कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, ऑडिटर खुद में, ऑडिटर ने सेटिस्फाई होना चाहिए। किस चीज को लेके ऑडिटर ने सेटिस्फाई होना चाहिए बेटा? कि जो अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स है, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वाउचर्स है, बिल्स है, और उससे बनने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो आपस में क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। ये कैसे मैच होंगे? जब ऑडिटर को दोनों के ऊपर क्या होगा? रिलायबिलिटी होंगी। क्या होंगी बोलो जल्दी से? रिलायबिलिटी होंगी। समझ रहे हैं क्या आप बात को? यस सर। अगला देखिए, तीसरा पॉइंट देखो क्या बोला जा रहा है? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं बताइए जल्दी से? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मुझे बताइए, अकाउंट्स को बनाता कौन है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या फॉलो करके बनाता है अकाउंट्स को? एफआरएफ। एफआरएफ का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को ही बोला जाता है एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। क्या बोला जाता है बोलो? एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना? तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, ये आपने क्या करना है? ये आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है। और वो भी किसके अनुसार? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। किसके अनुसार बोलो? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। फिर इनका क्या कहना है देखो, फिर इनका कहना है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, और वो है ना बहुत सारे जजमेंट्स लेती है। कल मैंने आपको बताया था फीफो लीफो, ये अपने आप में एक जजमेंट होता है। बराबर है क्या? समझ रहे आप बात को? फिर कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट निकालने के लिए फीफो लगाना या वेटेड एवरेज, या डिप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो डिप्रिसिएशन में डब्ल्यूडीवी यूज करना या एसएलएम यूज करना। आप समझ रहे बात को? तो ऐसे अलग अलग प्रकारों के क्या होता है बेटा? जजमेंट्स लेते हैं। कौन लेता है जजमेंट बताओ?
मैनेजमेंट जजमेंट लेता है। तो इनका कहना है कि वो जजमेंट सही है क्या, उसको भी देखना किसकी जिम्मेवारी है बताइए मुझे जल्दी से, ऑडिटर की जिम्मेवारी है। और ऑडिटर आखिरी में क्या इवेलुएट करता है, एप्लीकेबल अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई गई है मैनेजमेंट के द्वारा वो सही लगाई गई है या नहीं लगाई गई है उसके बारे में चेक करना। बस इतना ही अपन लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि जनरली ऑडिट जो होता है वो कौन से इंफॉर्मेशन का होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है वो, बराबर है। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, जो साल बीत चुका है उसका जनरली क्या होता है, उसका जनरली ऑडिट होता है। ठीक है, आ जाओ सर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऐसी कौन सी चीजें है बेटा जो इंक्लूड नहीं होती है ऑडिट के स्कोप के अंदर, मतलब ऑडिटर से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ये चीजों को परफॉर्म करना। क्या कहा मैंने, बोलो, ऑडिटर से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इन चीजों को परफॉर्म करना। सारे लोग ध्यान देना, आराम से सुन लो, फिर मैं आपको लिखा लूंगा पूरी चीजें। ठीक है, चलो देखो। हाँ देखिए, सबसे पहली चीज जो ऑडिटर के स्कोप के बाहर है वो है ऐसी एक्टिविटीज जो आउटसाइड डोमेन है। क्या कहा मैंने, बोलो, ऐसी एक्टिविटीज जो आउटसाइड डोमेन है। ठीक है, सुनो, जैसे अगर मैं कैप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कैप्स के लिए ये जो एसी है ना बेटा, ये एक प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, बोलो, प्लांट एंड मशीनरी के कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है मान लो कैप्स में 10 लाख रुपए के एसी कैपिटलाइज किए गए हैं। ठीक है, यस। अब क्या होता है, इस पे 15% का डिप्रिसिएशन बोला गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। ठीक है, रेट दे के रखा है आपको, बस वो रेट को सीधा डिप्रिसिएशन लगाना है उसको। तो कितना होगा, लगभग 1.5 लाख रुपए डिप्रिसिएशन होगा, मतलब मैं कहूंगा 8.5 लाख रुपए का ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हो गया। किसका, प्लांट एंड मशीनरी का, यानी कि एसी अकाउंट का। क्या आपको इतना समझा अभी तक, यस। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं, यहां पे ऑडिटर का काम है केवल और केवल किसको चेक करना, ऑडिटर का काम है केवल और केवल ये फाइनेंशियल अमाउंट्स को चेक करना। मतलब ये 10 लाख का अमाउंट बराबर है क्या, दूसरा ये 1.5 लाख का अमाउंट बराबर है क्या, और क्लोजिंग बैलेंस बराबर से आया है क्या। कोई मशीनरी नई परचेस की गई है तो वो डालना तो नहीं भूल गए, या कोई मशीनरी को गलती से आपने एक्सक्लूड तो नहीं कर दिया, ये ऑडिटर को देखना है। यहाँ पे ऑडिटर के ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं है कि यार ये एसी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, एक काम करो इसको 100% इसको क्या कर दो, डेप्रिशिएट कर दो, लॉस असेट बता दो। या ये मान लो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना, एक अपन एस्टिमेटेड लाइफ देते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो ऑडिटर ये नहीं बोल सकता यार मैनेजमेंट ने 7 साल, क्या कहा जा रहा है, कोई ऑनलाइन वाला है क्या, हाँ। तो यहाँ पे समझो ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 7 साल, मान लो 10 साल के लिए मैनेजमेंट बोल रहा है कि 10 साल के लिए एसी चलेगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं 7 साल के लिए चलेगा, थाला फॉर अ रीजन, है ना। अरे मतलब यार आप समझो ना, मैं, आप समझ रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूँ। ए बेटा ये ऑनलाइन वाला कौन है रे, माइक बंद करो बेटा थोड़ा सा तुम्हारा, या कुछ डाउट है तो डाउट पूछो। राघवी, हाँ चलिए आइए, सन्नाटा आओ। चलो, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर के डोमेन के बाहर है। क्या कहा मैंने, बोलो, ऑडिटर के आउटसाइड डोमेन में आता है। जैसे फिजिकल कंडीशन ऑफ असेट, ये ऑडिटर के डोमेन के बाहर वाली बातें हैं। तो इनका कहना है ऑडिटर के स्कोप में क्या नहीं आता, जो आउटसाइड डोमेन होता है। क्या होता है बोलो जल्दी से, जो आउटसाइड डोमेन होता है। ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल अब मैं आपको बता देता हूं, मान लो आपको इनकम टैक्स का ऑडिट करने के लिए बुलाया, तो अब आप आए हो ऑडिटर साहब तो जीएसटी का भी ऑडिट करके चले जाओ, ऐसा बोलेंगे क्या बेटा, नहीं। ये आपके क्या हो जाएगा, आउटसाइड डोमेन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, यस। आ जाइए अगला देखो, दूसरा, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मुझे कोई ऑथेंटिकेशन का मतलब बता सकता है क्या, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है, सही बोल रहे हैं वैसे, वेरिफिकेशन और कुछ, साइनिंग नहीं, ओरिजिनलिटी, बिल्कुल, सर्टिफाई करना ओरिजिनलिटी को। क्या कहा मैंने, बोलो, सर्टिफाई करना ओरिजिनलिटी को। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं
हम सब लोगों के जब रिजल्ट आए थे 12th वगैरह के, तो तुरंत ओरिजिनल मार्कशीट आती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऑनलाइन साइट वाली मार्कशीट है वो स्कूल के प्रिंसिपल से सर्टिफाई करा लेते हैं, उसको बोला जाता है अथेंटिकेट करना। क्या बोला जाता है, बोलो, अथेंटिकेट करना। ठीक है, यस। अब देखो ये पॉइंट का मतलब, ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं है इन अथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब ऑडिटर जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट को नहीं पहचान सकता। इसका मतलब क्या, कि मान लो क्लाइंट ने बिल लाके दिया, इनवॉइस की कॉपी लाके दिया, तो मैं ये नहीं बोल सकता ये इनवॉइस की कॉपी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है करके, मैं एक्सपर्ट हूं क्या उसके लिए, नहीं। अगर क्लाइंट ने इनवॉइस लाके दिया है और मुझे वो जेन्युइन लग रहा है और उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास की गई है, तब एकदम बराबर। हाँ, मान लो अगर इनवॉइस है, इनवॉइस पे जीएसटी नंबर ही नहीं है या बिल नंबर ही नहीं है, डेट नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है। लेकिन एक इनवॉइस फेक है या एक इनवॉइस ओरिजिनल है, ये एक ऑडिटर बता सकता है क्या, नहीं सर, ये एक ऑडिटर नहीं बता सकता। इस बात का ध्यान रखना, समझ रहे हैं आप बात को, है ना। यस, जैसे चाइना के आप देखना, कुछ कुछ चाइना में ऐसी चीजें होती है बेटा, मैं आपको एक बताता हूँ। बेंटले का है ना सोफा आता है, फर्नीचर की बहुत बड़ी कंपनी होती है बेंटली करके, है ना। कार, अब अपने को कार याद है, एक्चुअली इंडियन मार्केट में ऑपरेट नहीं करते, ठीक है। तो उनका है ना बेटा 3 करोड़ का सोफा है, कितने का है बोलो, 3 करोड़ का, ठीक है। चाइना ने उसको कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी कर दिया, कितने में किया होगा आपके हिसाब से, 30 लाख रुपए में। कितने में, 30 लाख। सेम कंफर्ट, सेम फीचर्स, सब कुछ सेम, कलर भी छाप दिया। उनके तो कलर्स भी बेटा यूनिक होते हैं, ऐसे मतलब अलग कुछ तो भी बनाते हो कलर वालर, ठीक है। अब ऐसे इन्होंने कलर भी छाप दिया एज इट, मतलब अगर आपने दोनों सोफे को आजू बाजू रखे ना, आप पता नहीं लगा पाओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑडिटर जो है ना, हम ऑडिटर को नहीं बोल सकते बता ओरिजिनल कौन सा है करके, आप समझे क्या। तो उसी प्रकार से यहां पे बोला जा रहा है कि ऑडिटर अथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता। ऑडिटर जेन्युइननेस अबाउट डॉक्यूमेंटेशन बता सकता है क्या, नहीं सर, नहीं बता सकता, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है। क्या आप समझे, क्या आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए, बताइए। पहला पॉइंट क्या था, आउटसाइड द डोमेन, जो ऑडिटर के स्कोप में ही नहीं है, वो सीधी सी बात है कि वो परफॉर्म नहीं करने वाला है ड्यूटीज। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, नॉट एक्सपर्ट इन अथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट सही है, झूठा है या सही है, ये ऑडिटर बता सकता है क्या, नहीं सर, नहीं बता सकता है। समझे आप बात को, यस सर। अब देखिए तीसरे पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पे चलने जा रहा हूं, ठीक है। आओ सर, देखो ऑडिट का काम क्या होता है, ये मुझे कोई रीड करके बताओ ना। ऑडिट का काम क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव एज पर ऐसे 200, बराबर है ना। अरे आपको याद है क्या, 200, नाम क्या था इसका, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। यस, चलो आओ देखो, ऑडिट का काम है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद स्पेशल पर्पस। मतलब क्या, जैसे फॉर इन्वेस्टिगेशन, जैसे सीआईडी, है ना। मान लो किसी मतलब मर्डर हो गया, उसके बाद वो पहुंचते और बोलते अरे किसने मर्डर किया, दया पता लगाओ करके, समझ रहे हैं आप बात को। तो वहां पे उनका पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है, कि मर्डरर को ढूंढना है, समझ रहे हैं आप बात को, है ना। अब मान लो लाश है और वो बोल रहे इसकी सांसें नहीं चल रही, तभी तो लाश है। अरे मतलब यार ये कैसे बात हो गई, तभी तो लाश है ना वो, है ना। आइए, तो ऐसे केस के अंदर अब देखो क्या इनका कहना है कि ऑडिट जो है ना, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। मतलब आप पहले से ये नहीं सोच सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ तो फ्रॉड हुआ है, ये जो मैनेजमेंट के लोग एक नंबर के चोट्टे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। आप ऐसे पहले से धारणा नहीं बना सकते, समझ रहे हैं आप बात को, है ना। इनका कहना है कि आप अपना काम करिए ऑडिट, और आपको अगर मिल गया कोई फ्रॉड पता चल गया, कोई मिस्टेक या कोई एरर पता चल गई, तो आप अपना ओपिनियन बदल देना, बट पहले से अपने मन में धारणा मत बना लेना, समझ रहे आप बात को, कि ये इंसान गलत है करके। क्या मतलब इंसान गलत है इन द सेंस कि सामने वाली जो टीम है वो गलत है, तो उनके जो फाइनेंशियल्स है वो भी भयंकर गलत होंगे। आपने ऐसी धारणा बनाना है क्या, नहीं सर, नहीं बनाना है, ठीक है। तो देखो क्या ऑडिट क्या नहीं होता है, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। ऐसा बोला जाता है कि ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड। क्या कहा मैंने, बोलो, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड। मतलब ऑडिटर को कुत्ता बोला क्या,
बोला लेकिन देखने वाला, ठीक है ना। मतलब ऑडिटर ऐसा है कि जो हमला नहीं करेगा, मतलब ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, बस उसको शांति से ऑब्जर्व करना है क्या उसके इर्द गिर्द चल रहा है, समझ रहे हैं आप बात को। उसको अननेसेसरी सामने वाले के ऊपर हमला करना है क्या, ना जी ना, ठीक है। आ जाइए, मतलब देखो ऑडिटर किसी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, किसी को ओथ, ओथ का मतलब क्या होता है, आपने मूवीज देखी होंगी बेटा, शपथ लेना, जो कहूंगा सच कहूंगा, ऐसा वो नहीं, वो गीता की कसम खाकर ऐसा होता है ना वो सब, तो उसे कहते हैं ओथ लेना। मतलब ऑडिटर के पास वो सारे पावर्स नहीं है जो एक जज के पास होते हैं या जो को पुलिस ऑफिसर के पास होते हैं, वो ऑडिटर के पास पावर नहीं है। ऑडिटर का काम है केवल और केवल रीजनेबल अश्योरेंस को ऑब्टेन करना, क्या ढूंढने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, वो किसी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना या ओथ पे लेना, वो ये सब हरकतें कर सकता है क्या, नहीं सर नहीं कर सकता है। समझे आप बात को। तो मैंने आपको तीन बातें बताया बेटा अभी तक जो आउटसाइड डोमेन है, और तीन ही बातें हैं अपने इस पूरे टॉपिक में। बताइए तीन बातें कौन सी है। सबसे पहला क्या था, जो आउटसाइड डोमेन वाला पॉइंट था, फिर क्या था बताइए, क्या बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही सर, ये क्या है, अथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का एक्सपर्टीज नहीं है। और तीसरा पॉइंट क्या है बताइए जल्दी से, सर ये इन्वेस्टिगेशन है क्या, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन करता है क्या, नहीं सर नहीं करता है। समझ रहे हैं आप बात को। यस, अब देखो क्या, मैं आपको एक और बात बता दूं, सारे लोग अभी ध्यान देना। देखो आज से जब आप रिवाइज करोगे घर पे ऑडिट बेटा, ठीक है ना, तो मान लो अब आपने 3 पेजेस को पढ़ लिया, ठीक है, तो 3 पेजेस को बंद कर डालने का बुक, और उसके बाद याद रिकॉल करने की कोशिश करो कि जैसे ऑडिट है, तो ऑडिट के स्कोप के अंदर क्या आता है, तो जो स्कोप के अंदर आता है उसके पॉइंट्स को रिकॉल करने की कोशिश करो। पूरे 100% पॉइंट लिखना नहीं है बेटा, 100% लिखोगे तो 1 घंटा चले जाएगा आपका। बस टूटे फूटे पॉइंट अपने को लिखने के क्या करना है, रिकॉल करने की कोशिश करना है। समझ रहे हैं आप बात को। तो इससे क्या होगा, आपको कीवर्ड्स ज्यादा समय तक रिटेन रहेंगे। ज्यादा डिटेल में राइटिंग प्रैक्टिस करने जितना हमारे पास समय नहीं होता है यूजुअली, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम देंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। और जब लिख के, मतलब इस तरीके से हम लोग स्क्रिबल करके जब हम लोग रिवाइज करेंगे ना चीजों को, तो हमारा रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा जबरदस्त बनता है फिर, ठीक है ना। इससे डबल रिवीजन होता है, एक बार जब आपने पढ़ा और दूसरी बार जब आपने खुद से रिवाइज किया ना, तो आप माइंड को कहीं ना कहीं बोल रहे हो एक बार याद करके देख जो तूने पढ़ा है, तो उससे थोड़ा सा रिटेंशन आपका ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। अब क्या है, ये थेरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट्स लेना पड़ता है याद रखने के लिए। किन किन लोगों के थेरी सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, मेरा एक दोस्त है, वो अगर एक पेज पढ़ता है तो एज इट इज पेज को छाप के आ जाता है, मतलब अ का द भी नहीं होता है उससे, आप समझ रहे हैं, मतलब इतना अच्छा। पर अगर किसी का नहीं है तो थोड़े से अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना ही पड़ेगा, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिर थेरी सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना सकते हो, ठीक है। चलिए सर आ जाओ, आ जाओ, इसको लिख डालो बेटा, सभी लोग इसको नोटबुक में लिख डालेंगे फटाफट।
चलो डन है क्या? लिख लो लिख लो। चलो बुक में आ जाएंगे सभी लोग। देखो, auditor is not expected to perform duties which fall outside the domain of his competence। क्या बोला यहाँ पे बताइए? ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्ट टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कंपिटेंस। जो उसके कंपिटेंस के बाहर है वो सब चीजें उसने परफॉर्म नहीं करना है। जैसे एग्जांपल में देखो, फिजिकल कंडीशन ऑफ असेट लाइक सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय हिम। Similarly, it is not expected from auditor to determine suitability of life of civil structure like building. These require different skill sets which may be performed by qualified engineer in their respective field। बराबर है। अगला, an auditor is not expert in authentication of document। The genuineness of document cannot be authenticated by him as he is not expert in this field। Next, audit, the audit is not an official investigation into alleged wrongdoing। He does not have any specific legal powers of search or recording statements of witness on oath which may be necessary for carrying out official investigation। मतलब बोल के रखा है कि ऑडिट जो है ना, ये एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिटर के पास एज सच कोई पावर भी नहीं होते हैं कि वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे या सामने वाले व्यक्ति को ओथ पे ले। ऐसे कोई पावर्स ऑडिटर के पास नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेसिफिक, विद देखो क्या, विद अ स्पेशल पर्पस। मतलब जहां पे आप पहले से सोच लो ना पर्पस, उसे बोला जाता है क्या? उसे बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको बता दूं कि फॉरेंसिक ऑडिट एक ऐसा डोमेन होता है बेटा जो इन्वेस्टिगेशन की कैटेगरी में आता है। आप लोग भी जब सीए बन जाएंगे तो वन ऑफ द डोमेन ऑफ ऑडिट होता है फॉरेंसिक ऑडिट। जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो सत्यम कंप्यूटर्स है, उनको पता है कि अपने फर्म में या अपने कंपनी में स्कैम हुआ है, बट उनको पता नहीं है कि स्कैम किसने किया, कैसे किया। तो वो लोग क्या करते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, फॉरेंसिक ऑडिटर को, जो कंपनी के अंदर चलने वाले फ्रॉड और कौन उसे कर रहा है उसको डिटरमाइन करके देते हैं कंपनी को, और कंपनी से क्या लेते हैं बदले में? फीस लेते हैं, पैसा लेते हैं। समझ रहे क्या? मतलब आपके कंपनी में ही चलने वाले फ्रॉड को ढूंढ के देना और उसके बाद आप ही से पैसे लेना, वो काम होता है किसका? फॉरेंसिक ऑडिटर का। ठीक है, चलिए सर, बट फॉरेंसिक ऑडिट अपन लोग, मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोग इस ऑडिट में हम लोग अपने इसमें क्या पढ़ रहे हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं पूरा। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। फिर एक अगला टॉपिक था जो रिपीट वाला टॉपिक था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, जिसका नाम था अगेन वही वाले जो अपन ने पढ़ चुके ऐसे 200 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, इनहेरिटेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बोलो सभी लोग साथ में बोलेंगे, 1 2 3 गो। इनहेरिटेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। क्या कहा हमने? बोलो, इनहेरिटेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। सर अब ये इनहेरिटेंट लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है इनहेरिटेंट लिमिटेशन का क्या मतलब होता है? क्या? हाँ, कुछ ऐसे लिमिटेशंस है
जिसको हम लोग हटा नहीं सकते, मतलब जो ऐसा है कि अगर ऑडिट है तो ये लिमिटेशंस तो रहने ही वाले। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, कमियां। क्या होता है बोलो जल्दी से, कमियां। ठीक है, देखो सुनो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो ऑडिट में अपने को कैसा अश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ता है, रीजनेबल अश्योरेंस। क्या ऑडिट अपने को एब्सोल्यूट अश्योरेंस देता है क्या? क्या 100% भरोसा अपने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये इनहेरिटेंट लिमिटेशंस है। ये चार ऐसे इनहेरिटेंट लिमिटेशंस है बेटा, जिसके कारण हम लोग 100% भरोसा ऑब्टेन नहीं कर सकते ऑडिट के अंदर। हमको केवल और केवल रीजनेबल अश्योरेंस से ही खुद को सेटिस्फाई करवाना होता है। ठीक है, मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूं अभी, और उस टर्म का नाम क्या है, उस टर्म का नाम क्या है, एक मिनट। हाँ, मैं आपको एक टर्म का नाम बताना चाहता हूं, और वो टर्म का नाम है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मीनिंग, ठीक है। देखो, सारे लोग पढ़ेंगे, जरा आराम से मेरे साथ रीड करना। 1 2 3 गो। Audit risk is defined as risk that auditor expresses inappropriate audit opinion when financial statements are materially misstated. एक और बार आराम से आप ही रीड करो, मतलब जम से मत बोलना, बस रीड करो आप, फिर मैं आपको समझाता हूं। पढ़े आप लोगों ने? देखो, ध्यान देना अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं लोग, ऑडिट रिस्क के बारे में। देखो, ऑडिट रिस्क की कंडीशन क्या है समझो। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। पहले ही बोल दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। और ओपिनियन जो दे रहे हैं ना, वो कैसा ओपिनियन दे रहे हैं, इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहे हैं। कैसा ओपिनियन दे रहे हैं बोलो जल्दी से, इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहे हैं। अच्छा, मतलब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, और मैं ओपिनियन में ये बोलूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं, या दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, मैं ओपिनियन में बोलूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब है, या तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, मैं बोलूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब है। आप मुझे एक बात बताइए, इन तीनों में से ऑडिट रिस्क आप किसको बोलेंगे, ए बी सी? आराम से देखो, ऐसे कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ लाल से किया उसको, इसका ये मतलब नहीं कि वही आंसर होगा। हाँ, एक बार ये डेफिनेशन को पढ़ो, और फिर उसके बाद फिर से। क्या हो गया भाई, गिरता क्या? ऐसे करते रहता है क्या पंखा कभी कभार भाई? चलो पढ़े, चलो बताओ। कौन बोल रहे, बी? बी। कौन बोल रहा है, सी?
श्योर हो जा भाई, कौन बोल रहा है ए? काफी लोग है ये वाले। क्यों ऐसा ए क्यों लग रहा है? क्या? अरे गूगल, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। देखो क्या डेफिनेशन में क्लियर कट बोल रखा है, क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, और ओपिनियन क्या है? इनअप्रोप्रिएट। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है और मैं ओपिनियन दे रहा हूं कि नहीं नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे है, तो गलती किसकी? ऑडिटर की। इसे बोला जाता है ऑडिट रिस्क, कि ऑडिटर ने इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया। क्या दिया बोलो जल्दी से? इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया। सेकंड देखो, एफएस मटेरियली मिसस्टेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, मैं ओपिनियन में क्या लिख रहा हूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब है, तो सही ओपिनियन हुआ ना? ये तो गलत क्या है इसके अंदर? जो है मैं वो बोल रहा हूं। अब तीसरा देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और मैं बोल रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है। मुझे आप एक बात बताइए, आपकी कंपनी है, आपको पता है कि आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि नहीं नहीं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है, क्या आप कुछ भी करके आप मुझे ओपिनियन देने देंगे क्या? आप मुझे ऑडिट रिपोर्ट इशू करने देंगे क्या? नहीं करने देंगे। ऑडिटर को आप चेंज कर डालेंगे। समझ रहे आप बात को? अरे बोलो ना, है ना? यस। तो ऐसे इसमें ये होता है क्या? ये होता है ऑडिट रिस्क। क्या होता है बोलो जल्दी से? ऑडिट रिस्क। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑडिट रिस्क का मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देना। इतना पक्का हो गया? यस। अब देखो, एक टर्म होता है कि ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो। क्या कहा मैंने? बोलो। ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो। बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? क्या लगता है आपको? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू वाले कौन है? आराम से बिंदास हाथ ऊपर करो यार, ऐसा कोई टेंशन नहीं। और फॉल्स वाले कौन है? क्यों फॉल्स लग रहा है आपको? नहीं, ठीक कर सकते वो बात अलग, मैं ऑडिट रिस्क की बात कर रहा हूं। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो का मतलब क्या? कि इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देना का जो ये है ना, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क कि मैं इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे जाऊं करके। मानते हो कि नहीं मानते हो? हमेशा देयर विल बी अ रिस्क कि मैं इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दूं। क्यों? क्योंकि मैं जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा हूं बेटा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया मैनेजमेंट ने। हो सकता है मैनेजमेंट ने मुझे कोई इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं किया हो सकता है मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे अजम्पशन लिया हो जिसके बारे में मुझे बताया ही नहीं, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स को फेक डॉक्यूमेंट जनरेट कर दिया हो इन्होंने। समझ रहे हैं आप बात को? अरे बोलो ना। बीइंग अ ऑडिटर, मैं तो ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, मुझे बदले में क्या मिलेंगे? ऑडिट एविडेंस मिलेंगे। ऑडिट एविडेंस से मैं क्या पहुंचूंगा? इवेलुएट करके कंक्लूजन पर पहुंचूंगा। याद आ रहा है अपन ने कुछ ऐसा कल देखे थे? तो ऐसे इसमें मैं जो ऑडिट प्रोसीजर भी लगाऊंगा ना, ये भी क्या रहने वाला है? लिमिटेड रहने वाला है। मैं क्या दिन दिन भर रात रात भर काम करते रहूंगा क्या बेटा? नहीं। मेरे पास, आप समझो बात को, जैसे ही 31 मार्च खत्म हुआ, मेरे पास हार्डली मुझे 2 से 3 महीना मिलता है ऑडिट करने के लिए। और ये 2 से 3 महीने में मुझे सिर्फ एक कंपनी का ऑडिट नहीं करना है, मल्टीपल कंपनीज का ऑडिट करना है, ध्यान रखना। तो हार्डली मैं मुश्किल से मुश्किल के समय में 15 दिन में मैं क्या करूंगा? एक कंपनी का ऑडिट करूंगा। अब 15 दिन में अगर किसी कंपनी का ऑडिट करना है तो मैं 100% चेक करूंगा या सैंपलिंग बेसिस को चेक करूंगा? सैंपलिंग बेसिस। तो सीधी सी बात है, हो सकता है मुझसे कुछ चीजें छूट जाए। जैसे मान लो 10,000 ट्रांजेक्शन है, मैंने 1,000 ट्रांजेक्शन को चेक किया, उसमें कोई गलतियां नहीं थी, बट हो सकता है 100-200 और ट्रांजेक्शन चेक करता तो उसमें गलतियां मिल जाती। बट वो रिस्क तो मुझे कैलकुलेट करते हुए चलना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए तो मैं रीजनेबल अश्योरेंस ही देता हूं। इसीलिए तो बोला जाता है कि ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो। समझे क्या बात को? क्या बात को समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? तो दोनों का एक ही मतलब है। मतलब आपको सवाल जो है ना अलग अलग पूछा जा सकता है एग्जाम में। जैसे आपको देखो क्या पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इनहेरिटेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? पहला,
फिर डिफाइन या ऐसा बोल सकते हैं व्हाई ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो, तो उसका आंसर भी यही बनेगा। या व्हाई ऑडिटर गिव्स ओनली रीजनेबल एश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, तो उसके लिए भी क्या बनेगा, यही आंसर बनेगा। समझ रहे आप बात को, कौन सा, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट वाला। ठीक है, चलो सर आ जाओ, ध्यान दो। The process of audit suffers from certain inbuilt limitation due to which the auditor cannot obtain an absolute assurance, यानी कि 100% assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud and error. Limitations are as follows, मतलब देखो क्या बोल रखा है यहाँ पे, इनका कहना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ऑडिटर जो है ना एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता, वो केवल और केवल क्या दे सकता है, रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है। ठीक है, चलिए सर आ जाओ, आओ एक एक पॉइंट को पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर अपन बाद में आराम से इसको रीड करेंगे। ठीक है, देखो सारे लोग समझना, जो मैनेजमेंट होता है बेटा वो क्या बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। ठीक है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त मैनेजमेंट ने क्या यूज किए होंगे, जजमेंट्स यूज किए होंगे। मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है जजमेंट्स का, बताया हूं मैंने आपको, बिल्कुल सही कहा जिसने भी कहा, फीफो हुआ, वेटेड एवरेज हुआ, है ना, ये सब ओके। इसके अलावा देखो क्या, जजमेंट्स जो अपने आप में कैसे होते हैं बेटा, सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं। जैसे हो सकता है इनके लिए वेटेड एवरेज अच्छा हो लेकिन इनके लिए फीफो अच्छा हो, समझ रहे हैं आप बात को, तो ये सब्जेक्टिव डिसीजंस होता है। ऑडिटर को ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं यार मेरे हिसाब से तो वेटेड एवरेज यूज करना था पर मैनेजमेंट ने फीफो यूज किया है, कुछ भी अलग अलग हो सकता है, ये सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो दे ही नहीं सकता, मुझे क्या देना है, हमेशा रीजनेबल, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी अ स्कोप ऑफ एरर। कभी भी वेटेड एवरेज और फीफो से सेम क्लोजिंग स्टॉक निकलता है क्या आपका, नहीं निकलने वाला है, देयर विल ऑलवेज बी अ स्कोप ऑफ एरर, और उतना तो चलता है। फिर अगला देखो, मैनेजमेंट जो है बेटा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है किसके अनुसार, बोलो एफआरएफ के अनुसार। कंपनीज के लिए कौन सा एफआरएफ है, शेड्यूल 3, है ना, यस ओके। जो मैनेजमेंट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है एफआरएफ के अनुसार, और ये इंटरनल कंट्रोल्स को भी एस्टैब्लिश करती है। क्या करती है बोलो, इंटरनल कंट्रोल्स को लगाती है। कल मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल था अपना, हल्दीराम वाला एग्जांपल था, याद आ रहा है आपको। इंटरनल या कैप्स में जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, ठीक है, यस। लेकिन अब आप समझो ना, ये जो इंटरनल कंट्रोल है क्या ये रिलायबल है, 100% रिलायबल रहेंगे क्या, जरूरी नहीं 100% रिलायबल हो, इसमें भी अपने आप में कुछ इनहेरिटेंट लिमिटेशंस होते हैं। आप समझ रहे हैं क्या बात को, मतलब मेरा ये कहना है कि ये जो जैसे जो इंटरनल कंट्रोल है इसके भी तो लिमिटेशन है, मैं यहाँ पे जाके ऐसा कर दूं अब क्या होने वाला है, अरे बताओ ना यार मेरे को, है ना। तो ऐसे इसमें भी अपने आप में क्या है बेटा बताइए, लिमिटेशंस है, ठीक है ना। तो इनका कहना है मैनेजमेंट भी अगर कुछ इंटरनल कंट्रोल लगाती है ना तो उसके भी अपने आप में क्या होता है बताइए जल्दी से, लिमिटेशंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल लगाया मतलब क्या, कि मतलब वो ऑपरेट ही करेंगे और अच्छे से काम ही करेंगे। जनरली मैं आपको बताता हूं इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाया जाता है, टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट। क्या कहा मैंने, बोलो, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट। फिर से बोलूंगा, पीडीसी मिसस्टेटमेंट। क्या है बताइए, पीडीसी मिसस्टेटमेंट। पीडीसी से मतलब क्या है, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मिसस्टेटमेंट। आगे बहुत डिटेल में इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड चैप्टर है, पूरा सबसे बड़ा चैप्टर है ऑडिट का, लगभग 20 दिन वो एक ही चैप्टर चलता है वो, ठीक है। तो ऐसे इसमें वो जो इंटरनल कंट्रोल के बारे में आप पढ़ोगे तो इंटरनल कंट्रोल भी 100% रिलायबल नहीं है बेटा। मान लो अगर आज नेट चले जाए या नेट का वो जो वायर है जिसके थ्रू ये कनेक्ट हुआ है बेटा, अगर वो वायर कट जाए तो ऐसे केस में इंटरनल कंट्रोल मेरा फेल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, जैसे नीचे आप लोग आते हो वो अटेंडेंस का डिवाइस होता है, वो सब होता है, मान लो वो डिवाइस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं, पहले है ना कैप्स के अंदर बेटा आईडी कार्ड हमको दिए जाते थे, अब आईडी कार्ड से क्या करना पड़ता था, वैसा स्कैन करो तो अटेंडेंस मार्क हो जाते थे। अब कभी मान लो हमारी इच्छा नहीं हो रही है ना, मतलब अब क्लास कोई चल रहा है और नहीं जाना है, मतलब कुछ बाहर जाना है, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब ऐसा थोड़ी है। तो ऐसे इसमें फिर हम लोग क्या करते थे, जो दोस्त जा रहा है ना क्लास में उसको आईडी कार्ड दे देते थे, तो वो जब खुद का टैप कर रहा है तो हमारा भी टैप कर रहा है, तो अटेंडेंस मार्क हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है।
क्योंकि अगर अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ तो क्या होगा, मैनेजमेंट के ध्यान में आ जाएंगे ये छुट्टी मार रहा है, और वो घर पे क्या करेंगे बेटा, फोन करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसे केस में फिर बाद में इन्होंने बायोमेट्रिक डिवाइस ला दिया था। अब उंगली काट के तो नहीं दे सकते ना बेटा, है ना, तो ऐसे, लेकिन फिर बायोमेट्रिक में भी क्या, बच्चे ऐसा जैसे ये है तो ऐसा गन से मारेंगे उसको, है ना, तो वो खराब हो गया। आप सोच के देखो 15 दिन में ही खराब हो गया बायोमेट्रिक डिवाइस, है ना। तो फिर उन्होंने फिर फेस स्कैन वाला अब चालू किया, ठीक है। तो देखिए क्या, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एफआरएफ के अनुसार बनाता है। एफआरएफ मतलब जो लॉ बोलता है वो, और दूसरा इंटरनल कंट्रोल भी लगाता है जो 100% रिलायबल नहीं होता, क्योंकि उसके भी अपने आप में कुछ ना कुछ इनहेरिटेंट लिमिटेशंस होते हैं। डन है क्या? क्या आपको इतना समझ में आया? पहला पॉइंट बोलो मेरे को। तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पॉइंट का नाम क्या है? देखो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करना, जैसे शेड्यूल 3 के अनुसार बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना, इसे बोला जाता है फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करना। समझ रहे? एएस को, इंड एएस को फॉलो करके बैलेंस शीट बनाऊं, पीएनएल बनाऊं, और उसके बाद अपने स्टेक होल्डर्स को दूं, इसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो देखिए सर, जो मैनेजमेंट होता है ये फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर करता है जजमेंट को यूज करके। जजमेंट अपने आप में सब्जेक्टिव्स होते हैं, इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते कभी भी। फिर अगला मैंने पढ़ाया आपको कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है एफआरएफ के अनुसार बनाता है, और इंटरनल कंट्रोल जो लगाता है वो 100% रिलायबल नहीं होते, उसमें भी अपने आप में क्या होती है, कुछ ना कुछ कमी होती है, इनहेरिटेंट लिमिटेशंस होते हैं। चलिए सर अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर कौन लगाता है? ऑडिटर लगाता है, ताकि उसको क्या मिले बेटा? ऑडिट एविडेंस मिले। याद है आपको, कल मैंने बताया था कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उसके ऊपर ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंक्वायरी करूंगा, जैसे इंस्पेक्शन करूंगा, आप समझ रहे बात को? तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जो मैं क्या करता हूं, जो मैं लगाता हूं। ऑब्जर्वेशन भी एक ऑडिट प्रोसीजर है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे 31 मार्च के ऊपर मान लो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कोई गिन रहा है हमारा क्लाइंट, तो वो जब स्टॉक को गिन रहा है ना, तो मैं जाके उसको ऑब्जर्व करूंगा कि वो सही से काउंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। अब ध्यान दो, ऑडिटर जो है ये ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाता है, जिसके बदले में उसे क्या मिलते हैं? ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं बोलो? ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। लेकिन आप सोच के मुझे बताना, क्या ये ऑडिट एविडेंस 100% सेटिस्फैक्ट्री मिलने वाले हैं क्या मुझे? कभी नहीं मिल सकते। आप समझना क्यों? इसमें भी अपने आप में कुछ लिमिटेशंस है, कि जैसे मैं सारे ट्रांजैक्शन को तो चेक कर नहीं रहा, मैं तो सैंपलिंग बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शन को चेक कर रहा हूं। जरूरी थोड़ी है कि मैनेजमेंट मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, मतलब मैनेजमेंट ने मुझे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दिया। मैंने सेल बुक मंगवाया, मैनेजमेंट ने मुझे हजार बुक्स तो लाके दे दी है, बट एक्चुअल में 1050 थे, 50 बुकों को गायब कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने क्या करके रखे थे? एडजस्टमेंट कर रखे थे। अब मैं 1000 बुक चेक करूंगा, मैं बोलूंगा एक समय बाद जान देना यार कुछ गलती नहीं मिल रही, छोड़ दे इसको। समझ रहे आप बात को? फिर इसके अलावा हो सकता है मैनेजमेंट ही फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हो। अब आप सोच के देखो, देखो मुझे बताइए कौन सा ज्यादा खतरनाक होता है, फ्रॉड की एरर? फ्रॉड, फ्रॉड तो सोची समझी साजिश होती है, एरर तो हो जाता है यार, है ना। तो ऐसे इसमें एरर मुझे दिख जाएगा, अगर गलती से मिस्टेक हुई है तो मुझे ड्यूरिंग द ऑडिट पता चल जाता है। लेकिन फ्रॉड सोची समझी साजिश होती है, उसको जानबूझ के कंसील, कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाना। जानबूझ के उसको छुपाया जाता है सफिस्टिकेटेड तरीके से, बराबर ना? यस। तो देखो क्या, मैनेजमेंट अगर फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है तो वो क्या करेंगी? इंफॉर्मेशन को कंसील करेंगी। दूसरा, डॉक्यूमेंट को फैब्रिकेट करेंगी। सर फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? फेक डॉक्यूमेंट को जनरेट करना। क्या होता है बोलो जल्दी से? फेक डॉक्यूमेंट को जनरेट करना, फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट। ठीक है। तीसरा, ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज को छुपाएंगी। अब देखो क्या, जनरली रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, ये बैन ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं आते। अपने मन में मिथ होता है कि अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन है तो वो बैंड है करके, ना ना, बैन नहीं है। रिलेटेड पार्टीज के ट्रांजैक्शन को आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है आपके फाइनेंशियल्स में।
नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आपको एक अलग कैटेगरी बतानी पड़ती है एएस 18 के हिसाब से, जिसमें आप रिलेटेड पार्टीज के साथ आपने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उन ट्रांजैक्शन की लिस्ट आपको बताना पड़ता है, ठीक है। अब आप सोच के देखो, मैं अगर ऑडिटर हूं और मैं इतने बड़े कोई एंटिटी का ऑडिट करने जा रहा हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं? मैं तो यही बोलूंगा ना कि हाँ, मैनेजमेंट ने मुझे जितने ट्रांजैक्शन बताया उतने ट्रांजैक्शन बराबर है करके, मैं तो ऐसा अज्यूम करूंगा। मैं बोलूंगा मुझे 100% भरोसा है, किसके ऊपर बताइए? मैनेजमेंट के ऊपर। अगर 1000 रिलेटेड पार्टीज है, 1000 ज्यादा बोल दिया, चलो 100 रिलेटेड पार्टीज है बेटा, उसमें से 4-5 गायब भी कर दिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा? पता चलने वाला है क्या? नहीं पता चलेगा, है ना। यस, तो इनका क्या कहना है देखो, कि मैनेजमेंट जो है ना, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को छुपा सकता है, वो फ्रॉड कर सकता है। किस तरीके से? इंफॉर्मेशन को छुपा के, फेक डॉक्यूमेंट को जनरेट करा के, और इसके अलावा रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन करके, इस तरीके से वो फ्रॉड कर सकता है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि रिलेटेड पार्टीज के साथ किस तरीके से आप फ्रॉड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान देना। कुछ साल पहले ओप्पो वीवो इस कैटेगरी के अंदर फंसे थे और गवर्नमेंट ने बहुत बजाया था इनको। फिर देखो क्या, सारे लोग ध्यान देना, चाइना, देखो ये ओप्पो, वीवो और वन प्लस, ये सारी की सारी कंपनी, मतलब एक ही कंपनी के है ये, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से, ठीक है ना। तो तीनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स है, बस ऐसे झगड़ते हैं जैसे वो अपने आप में एक एसबीयू, मतलब उनका कैटेगरी ऐसा बोलते हैं, उनको स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स करके कंसेप्ट बोलते हैं। जैसे ह्यूंडई मोटर्स और किया, ये जो है दोनों एक ही कंपनी के, एक ही ब्रांड के है वो, आप समझ रहे हैं क्या बात को। बट दे विल ऐसे झगड़ेंगे वो लोग जैसे क्या है, मान लो अपने आप में वो अलग मार्केट है। जैसे आपने ये भी सुना होगा, वो नेक्सा करके है और मारुति सुजुकी, ये भी सेम इसके, बट एक प्रीमियम सेगमेंट है और एक नॉर्मल इसमें, समझ रहे हैं आप बात को। यस, अब देखो क्या, अब क्या हो रहा था, ध्यान दो। चाइना यहाँ पे है और यहाँ पे इंडिया है। अब ये लोग क्या कर रहे थे, चाइना से इंडिया में फोन भिजवा रहे हैं। आपको लिखना लिखना नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ बेटा, इसको मत लिखो, ठीक है। आओ ध्यान दो, चाइना से इंडिया में फोन भिजवा रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब देखो, ये फोन की कीमत चाइना में उनको पड़ती है 2000 रुपए की, और इंडिया में इसको बेचते हैं कितने में? 15,000 रुपए में। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? 13,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। टैक्स कितने पे बैठेगा? 13,000 रुपए के ऊपर टैक्स बैठेगा। मान लो 30% का टैक्स पकड़ लो इसके ऊपर, ठीक है। लगभग 3900 के आसपास टैक्स आ जाएगा, राइट। यस, तो 3900 का टैक्स इनको देना पड़ रहा था। मान लो कोई भी एक कंपनी पकड़ो, ओप्पो को पकड़ लो, ठीक है। यस, अब देखो क्या, अब इन्होंने सोचा एक काम करते हैं ना यार, यहां जो, सुनो ना, जो ओप्पो चाइना कंपनी है वो क्या कर रही है, ओप्पो इंडिया को बेच रही है गुड्स, ओप्पो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है उसको, बराबर ना। तो एक काम करते हैं ना, इसकी कीमत 2000 के जगह क्या कर देते हैं, 12,000 कर देते हैं। जब इस, मैं क्या बता रहा हूं कि मेरी इंपोर्ट वैल्यू कितनी है बताइए, 12,000। पहले इंपोर्ट वैल्यू कितनी थी, 2000। अब जब मैंने इंपोर्ट वैल्यू बढ़ा दिया तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 3000। सर लेकिन चाइना में प्रॉफिट बढ़ गया ना, चलता ना, चाइना तो अपना ही देश है और वहां पे तो एक्सपोर्ट पे बेनिफिट्स है, वहां तो 0% का टैक्स है एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट प्रॉफिट के ऊपर 0% का टैक्स है उनका। आप समझ रहे बात को। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया। आपने लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बहुत सारे फंडे पड़े होंगे, है ना। जनरली वो रिलेटेड पार्टीज के बीच में ही होता था। आप समझ रहे हैं क्या, वो दिनशा मैनेजी पेटिट करके जो केस रहा, वो तो बड़ा मजेदार है ना। क्या उसके अंदर वो डिविडेंड वगैरह करने के लिए प्रिटेंडेड लोन्स, अब वो सब क्या है, रिलेटेड पार्टीज के ट्रांजैक्शन है बेटा। कि रिलेटेड पार्टीज के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को शिफ्ट कर डालते हैं, बराबर ना। तो अब आप सोच के देखो, अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये फ्रॉड अगर मैनेजमेंट कर रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा यार? मुझे पता चल सकता है कि ऑडिटर को? नहीं सर, नहीं पता चल सकता, ठीक है। चलिए प्लीज कॉपी करेंगे, पहले वाले पॉइंट को कॉपी करो, देन फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल प्रोबेबली आपकी है ना एक ही स्लॉट का क्लास होगा, 9 बजे वाला, सुबह शायद नहीं होगा क्लास आपका,
मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एकदम, एकदम 100% फिट नहीं हुआ हूं मैं इसलिए। लिखते लिखते नीचे स्माइल आ गई आपके चेहरों पे। नहीं नहीं, टैक्स का क्यों क्लास होगा? नहीं, पर कल तो टैक्स का क्लास नहीं था ना, इसलिए तो मैं ऑडिट ले रहा था। कल टैक्स का क्लास था आपका? कल टेस्ट थी क्या? कल टेस्ट है? शाम को रहेंगी तो उसको फिर सुबह करवा दे क्या? सीक्वेंस में हो जाएगा ना आपके लिए, ज्यादा बेटर है। वैसे भी जिसको देना है वो ही देते हैं मतलब तो। पर टेस्ट तो May 25 वालों का होगा ना शायद। हाँ, इसलिए ज्यादा हंसी सितंबर वालों को आई मतलब। चलो हो गया क्या? ये पेज हो गया लिख के, अगले पेज पे चलूं मैं? किन किन का बचा हुआ है? बाजू वालों का हो गया आपके, तो एक बार देख लेना उनसे, ताकि मैं आगे बढ़ूं फिर। हाँ, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले इस पे। देखो, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर को लगाता है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, बट ऑडिट एविडेंस के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। इतना लिखो पहले। क्या हुआ? लिमिटेशन में पहला है कि ऑल ट्रांजैक्शन चेक नहीं होते हैं, सैंपल बेसिस पर चेक होता है। सेकंड है, मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे। थर्ड है, मैनेजमेंट खुद फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हो, जैसे कंसील करे इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट करे, और ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज हो। ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज हो। ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज हो। चलो डन है, बोलो फटाफट डन। चलिए, आ जाओ।
बुक में अपन कंप्लीट पूरा रीड कर डालते हैं दोनों पॉइंट्स जो अपन ने पढ़े अभी तक, ठीक है। देखिए 2 पॉइंट पढ़े अपन ने, कौन से नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। रिपीट करो मेरे साथ, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आ जाओ देखो, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स involves making many judgments by management. These judgments may involve subjective decision or a degree of uncertainty. Therefore, auditor may not be able to obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? सेम वही बात है जो अपन ने पढ़ा है। अगला, वन ऑफ द प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है बेटा? assumptions, ठीक है। वन ऑफ द प्रीमाइसेस फॉर कंडक्टिंग ऑडिट इज दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद FRF एंड फॉर डिवाइजिंग सूटेबल इंटरनल कंट्रोल। कि सूटेबल इंटरनल कंट्रोल लगाना भी किसकी जिम्मेवारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है। However, such controls may not have operated to produce reliable information due to their own limitations. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ओन कंट्रोल्स जो है ना, ये जो कंट्रोल्स है बेटा, ये भी क्या रिलायबल इंफॉर्मेशन देंगे? क्या 100% रिलायबल इंफॉर्मेशन ये भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इनके खुद के भी क्या है बताइए जल्दी से, खुद के भी इनके लिमिटेशंस है। ओके, अगला देखो, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या कह रहा है? देखिए, द ऑडिटर कैरीज आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मतलब देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ऑडिट एविडेंस अपने को कैसे पता चलते हैं? सर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है ऑडिटर, जिससे अपने को क्या मिलते हैं? ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। यस, however there are practical and legal limitations on the ability of the auditor to obtain audit evidence. He forms his opinion only by testing samples. It is an example of practical limitation on auditor's ability to obtain audit evidence. वो 100% transactions को चेक नहीं कर सकता, पूरे population को चेक नहीं कर सकता है, केवल और केवल सैंपल को ही चेक कर सकता है, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट होता है उसके पास। अगला, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। हो सकता है मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही ना करे जो ऑडिटर मांग रहा है। देयर इज नो वे बाय विच ऑडिटर कैन फोर्स मैनेजमेंट टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर। इन केस ही इज नॉट प्रोवाइडेड विथ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ही कैन ओनली रिपोर्ट। ऑडिटर ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट कर सकता है कि मुझे इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी गई, उससे ज्यादा ऑडिटर कुछ कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता, ठीक है। अगला, द मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रैपरस पीपल, मतलब छोटे लोग भरे हुए मैनेजमेंट में, मे बी, अरे सही में देखो ना, मे बी इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड। Documents fabricated before auditor may lead him to believe that audit evidence is valid. However, in reality, such documents could be fake or non-genuine. ठीक है। अगला, some related party transaction may be a paper transaction which auditor may not be able to detect. मतलब क्या? ऐसी बहुत से बार होता है बेटा, आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन है। जीएसटी का एक फ्रॉड मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि लोग है ना फेक बिल परचेस करते हैं सामने वाले पार्टी से, उसको पेमेंट भी बैंक से करते हैं और बाद में 5% का कमीशन देके उससे कैश ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मुझे है ना अभी मेरे को बहुत ज्यादा जीएसटी भरने का यहाँ पे लाइबिलिटी आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा भाई 1 लाख रुपए का बिल प्लस 28% का जीएसटी, यानी कि 1,28,000 रुपए का बिल तू मुझे दे दे। मैं इसको बैंक से 1,28,000 ट्रांसफर करूंगा और फिर इससे 1,23,000 रुपए कैश में वापस ले लूंगा। समझ रहे आप बात को? अब इससे क्या हो गया कि इसके पास जो एक्स्ट्रा क्रेडिट पड़ा था वो मेरे पास आ गया, क्योंकि ये कैश सेल करता है कस्टमर को। जैसे मान लो किराना शॉप वाला हो गया, मान लो जैसे लोकल कोई हार्डवेयर शॉप वाला हो गया, वो तो कैश सेल करता है, वो थोड़ी किसी को बिल दे रहा है जीएसटी का, तो उसके पास जीएसटी बहुत सारा पड़ा हुआ है डेबिट अपने क्रेडिट में, उसके क्रेडिट लेजर में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, तो वो मुझे बिल को बेच देता है। समझ रहे आप बात को? अब इससे मुझे भी फायदा हो गया और इसे भी फायदा हो गया। क्यों? इसे 5% ज्यादा के मिल गए,
जबरदस्ती की कमाई हो गई, और मुझे कितने का फायदा हो गया, मुझे 23% का फायदा हो गया जीएसटी का। समझ पा रहे हैं आप बात को, है ना? यस। तो ऐसे अलग अलग क्या करते हैं, ऐसे इसे बोला जाता है पेपर ट्रांजैक्शन। क्या बोला जाता है, बोलो? पेपर ट्रांजैक्शन। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो केवल और केवल पेपर पर होते हैं, बाकी ट्रांजैक्शन एज सच रियल में हो रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं हो रहे। ठीक है, चलिए सर अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे बेटा अभी। हाँ बोलो। हाँ, ब्लैक में पर मैं उसको अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज कर सकता हूँ ना। जैसे अगर मान लो मेरे पास 1,23,000 भी है, ठीक है, तो कोई भी जितने भी पर्सनल खर्चे हैं मेरे, मान लो किराना हो गया, कोई भी घर के बाकी खर्चे हो गए, तो उसका तो क्रेडिट में नहीं ले सकता बिजनेस के अंदर, तो उसको तो ब्लैक मनी उसी से जनरेट होता है ना? यस, चलिए आ जाओ। अब देखो क्या तीसरा, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये कुछ देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑडिट क्या नहीं होता है, बताइए जल्दी से। इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। देखो यहाँ पे, ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर एज इट इज नॉट इन अ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आ जाओ अगला। नेक्स्ट, टाइमली। कौन चिल्ला रहा है? अच्छा वो भाई, क्या क्या हो रहा है भाई क्लास में? आओ देखो, कितना सुर में गा रहा है भाई वो भी। देखो, टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज ऑफ द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ध्यान दो। 23-24 फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? सुनना बेटा, 23-24 फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। मुझे बताइए, इसके अकाउंट्स कब तक फाइनलाइज करके ऑडिट वगैरह करके मुझे इशू करना है? 30 सितंबर तक, है ना? 30 सितंबर, कल ही बताया था मैंने, 30 सितंबर तक एजीएम होता है। ये लास्ट डेट है, ऐसा नहीं है आप जुलाई में नहीं कर सकते, करो ना आप ऑडिट, जल्दी कर दो, जल्दी इशू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आओ अब देखो क्या, क्या आपको लगता नहीं कि यहां पे सिर्फ एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होंगे या ऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होंगे? सारी कंपनीज के एजीएम हो जाएंगे, क्योंकि लॉ ने बोल रखा है, तो लॉ बोलता है तो ऐसे अलग अलग कंपनीज के लिए थोड़ी बोलता है। सारे कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, 30 सितंबर तक अपने ऑडिट को फाइनलाइज करना है। ठीक है, यस। अब ध्यान देना, अगर ये मान लो, अगर ये जैसे 30 सितंबर वाला क्राइटेरिया होता ही नहीं, ऐसा अज्यूम करो कि 30 सितंबर जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लोग लगा रहे बेटा एक एक साल, 1.5 1.5 साल केवल और केवल ऑडिट करने के लिए, 23-24 का ऑडिट चल रहा है बेटा, 2026 में खत्म हो रहा है, क्योंकि 100% ट्रांजेक्शन को चेक करना है। पर मुझे बताइए, आपको लगता है क्या उसका कोई रेलेवेंस रह जाएगा? ऑडिट का रेलेवेंस कब है कि अभी कोई चीज फाइनलाइज हुई है मैनेजमेंट के द्वारा, मैं उसको चेक करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे दूं, ताकि इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। उनको जो भी डिसीजन लेना है, जैसे अगर कोई शेयर होल्डर है तो शेयर्स खरीदना है या बेचना है करके, गवर्नमेंट है तो कितना टैक्स लेना है, कितना लेना है, या उनको वापस रिफंड करना है, या मान लो अगर कस्टमर है तो कितने समय तक ये बिजनेस आगे ग्रो होगा, अगर एम्प्लॉय है तो मैं इस कंपनी में कितने दिन तक टिका रहूंगा। आप समझ रहे हैं क्या बात को? तो ऐसे केस में अब आप समझो ना, मैं बोलना ये चाहता हूं कि आपको ऐसा लगता नहीं कि ऑडिट एक लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए? हाँ सर, अगर अब लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट होगा तो मतलब क्या, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं ये चाहता हूं कि कम समय में भी कंप्लीट हो और 100% ट्रांजेक्शन को भी चेक करूं, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इतने लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन है, तो मैं 100% ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकता, मुझे वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, जो ऑडिट फर्म्स होती है बेटा, जैसे डेलॉइट हो गया, जैसे पीडब्ल्यूसी हो गया, ये मैन आवर्स बेसिस के ऊपर चार्ज करती है कंपनी को। क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट करूंगा, मैन आवर्स बेसिस के ऊपर चार्ज करती है कंपनी को। ये ऐसा नहीं बोलते 5 लाख रुपए दे देना ऑडिट करा दूंगा, ऐसा नहीं होता, फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। इनका एक रेट डिसाइड होता है आर का, और एक प्री डिफाइंड, इनको पता है कि 100 घंटे तो अपने मान लो 100 घंटे 150 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे ऑडिट करने के लिए, इनको पहले से पता होता है, तो एक मिनिमम फीस इनकी डिसाइडेड होती है। सर फिर भी एक कितना, एक अप्रोक्सीमेट समझ लो 20 से 25 हजार रुपए के घंटे के आसपास चलता है रेट, ठीक है ना?
तो इनका वो डिसाइडेड होता है, क्या होता है, मैन आवर्स का बेसिस डिसाइडेड होता है उनका, ठीक है, ओके। अब आप सोच के देखो, अगर आप इमेजिन करो, अगर वहां पे मैं 6 महीना ऑडिट कर रहा हूं बेटा, तो आवर्स तो मैंने जम के बढ़ा दिए, बट कंपनी का पूरा प्रॉफिट लेके मैं ही चले गया अकेला ऑडिटर, क्या फायदा फिर? ये कैसा ऑडिट भाई, आप सोचो ना। जिसमें फायदा किसका हो रहा है, केवल और केवल ऑडिटर का हो रहा है। मतलब आपको कॉन्फिडेंस बनाना था इंटेंडेड यूजर का, बट आपका बैंक बैलेंस जरूर बढ़ गया, उनका कॉन्फिडेंस का पता नहीं। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, बेनिफिट क्या डिसाइड करना है बेटा, एक प्रॉपर बेनिफिट डिसाइड करना है कि टाइमलीनेस, मतलब प्रॉपर तरीके से सही समय पर रिपोर्टिंग होना चाहिए आपका। और दूसरा क्या, डिक्रीज इन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्या होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होने वाला है, बताइए जल्दी से मुझे, डिक्लाइन होने वाला है। क्या होने वाला है, बोलो जल्दी से, डिक्लाइन होने वाला है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या, the relevance of information decreases over the period of time. An auditor cannot verify each and every matter. देखो, therefore balance has to be struck between reliability of information and कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट। समझ रहे हैं आप बात को, कॉस्ट को भी आपको डिटरमाइन रखना है कि क्लाइंट को क्या कॉस्ट पड़ रहा है यार ऑडिट का, वो भी तो देखो। पता चला जितना उसका प्रॉफिट नहीं हुआ उतने का तुम तो यहाँ पे ऑडिट करके चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी टाइम का ध्यान रखना है आपको क्योंकि इंफॉर्मेशन रिलेवेंट एक समय तक होती है। 23-24 के ऑडिट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2026 में रेलेवेंट नहीं रहने वाले, मुझे 25-26 का या 24-25 के फाइनेंशियल्स को लाना होगा। समझ रहे आप बात को, यस। अगला देखो, फ्यूचर इवेंट्स। मुझे बताइए, एक बार मैंने ऑडिट कर लिया तो इसका मतलब ये है क्या, बस अब आने वाले सालों साल तक कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है करके, ऐसा होता है क्या बेटा? नहीं। आप सोच के देखो। अच्छा मुझे बताइए, ऑडिट कैसे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है। मतलब क्या कि जो साल बीत चुका है उसको अपन लोग क्या करते हैं बेटा, ऑडिट करते हैं। ये ऑडिट फ्यूचर के बारे में कुछ बताता है क्या आपको? नहीं। कल चल के गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई बेटा, हम थोड़ी बताएंगे। मान लो मैंने नोकिया का ऑडिट किया था, नोकिया के फाइनेंशियल्स बहुत जबरदस्त थे, इसका ये मतलब थोड़ी है कि नोकिया अब कभी खत्म ही नहीं होने वाला, खत्म हो गया नोकिया। आप समझ रहे बात को, बहुत ही कम, अब तो शायद बिक चुका है ना, किसको, माइक्रोसॉफ्ट को बिका ना, ऐसा कुछ तो भी है ना, पहले हो चुका था ना वो, है ना, जान दो। तो ऐसे इसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब मैं ऑडिट करता हूं ना बेटा, तो ये कोई गारंटी नहीं देता कि आने वाले फ्यूचर में मेरी कंपनी चलते रहने वाली है। मतलब ये कोई गोइंग कंसर्न का क्या नहीं है, बताइए मुझे, कोई गोइंग कंसर्न की गारंटी नहीं है ये। समझ रहे आप बात को, मेरा ऑडिट करना पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं इस बात को बताना होता है। क्या कहा मैंने, बोलो कि पिछले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं ना मैनेजमेंट के द्वारा, वो बहुत बढ़िया से बने हैं, ऐसा मैं यहां पे कहता हूं। ये गारंटी नहीं होती है फ्यूचर इवेंट्स के बारे में कि आने वाले समय में मेरे कंपनी को कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, वो तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे देखो, अदानी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हर साल ऑडिटेड होते ही होंगे, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि अदानी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, कभी यूएस गवर्नमेंट लगा रही है, कभी हिडनबर्ग रिपोर्ट लगा रहा है, मतलब सब अदानी के हाथ धो के ही पीछे पड़े हैं बेटा। समझ रहे हैं बात को। अब ऐसा भी हो नहीं सकता कि एकदम, क्यों रिलायंस के पीछे नहीं पड़े, क्यों बाकी कंपनीज के पीछे नहीं पड़े, मतलब कभी ना कभी थोड़ा सा हो सकता है कि सस्पिशियस एक्टिविटी तो हो। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व भी करोगे तो अचानक से जब इतनी कोई भी कंपनी एकदम से बड़ी हो जाती है ना, तो ऑलवेज देयर इन्वॉल्व्स अ सस्पिशियस एक्टिविटी। मतलब पक्की बात है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो मिसिंग है हम लोगों के नजरों से, जो वो लोग कर रहे हैं। अब समझ रहे बात को, है ना, यस। तो ऐसे इसमें क्या कह रही है कि फ्यूचर इवेंट्स के रिगार्डिंग गारंटी दी जाती है क्या? नहीं सर, फ्यूचर इवेंट्स के रिगार्डिंग गारंटी नहीं दी जा सकती। आपका बिजनेस का मॉडल चेंज हो गया, या भी जैसे अगर आप देखोगे तो अगर मैं कहूँ, अभी ई व्हीकल्स का बहुत ज्यादा कल्चर आ चुका है ना। अब आजकल कोई भी पेट्रोल व्हीकल्स, जैसे एक्टिवा भी खरीदना है तो एक्टिवा ने भी रिसेंटली अभी ई व्हीकल खुद का लॉन्च किया है। समझ रहे हैं आप बात को। तो अब ये क्या हुआ बेटा, फ्यूचर इवेंट्स यहाँ पे है।
मतलब अगर एक्टिवा नहीं लाता तो वो क्या हो जाता, मार्केट से वाइप आउट हो जाता। हो सकता है उसे लग रहा हो बेटा कि ऑलरेडी एक्टिवा अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है वो इस मार्केट में आने के लिए, समझ रहे बात को। अभी तक बहुत लोग अपना नाम जमा चुके हैं, ओला, ओला तो खैर जान दो। दूसरा अगर मैं बात करूँ चेतक हो गई, है ना, इसके अलावा जो एथर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई वो, तो ये लोग ने ऑलरेडी अपना नाम जमा चुके हैं मार्केट के अंदर। और अभी एक्टिवा आया है, अब एक्टिवा आया है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ समय में उसके डिफेक्ट्स पता चलेंगे, क्योंकि ऑन रोड आने के बाद ही डिफेक्ट्स पता चलते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें भी है बेटा, ठीक है। आइए देखो क्या, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में अफेक्ट एंटिटीज एडवर्सली, एंटिटी एडवर्सली। एडवर्स इवेंट्स में सीरियसली अफेक्ट एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब क्या बोला जा रहा है कि फ्यूचर में कोई भी इवेंट या कंडीशन है ये एंटिटी को अफेक्ट करते हैं। एंटिटी का ऑडिट हो जाना इसका ये मतलब नहीं है कि अब एंटिटी को कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये भी अगेन क्या है, वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के अंदर आता है। जैसे देखो, the business may cease to exist in the future due to change in market condition, जैसे नोकिया, जैसे कोडैक। अगला, इमर्जेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल प्रोडक्ट्स या ड्यू टू ऑनसेट ऑफ adverse events. Therefore, if it is view of the above factors that an auditor cannot provide a guarantee that financial statements are free from material misstatement due to fraud and error. मतलब इसका मतलब होता है कि ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं दे सकता कि एफएस में एमएम है या नहीं है करके, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात की गई है, प्लीज एक बार सारे पॉइंटर्स को गो थ्रू करेंगे, जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे बिल्कुल। और उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट में सिर्फ इतना ही लिखना है, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहले लिखवा देता हूं फिर रीड करना आप। थर्ड पॉइंट में नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हो गया, अगला लिखो, timeliness of financial reporting and decrease in relevant of information over the period of time। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन भी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। चलो डन है, नेक्स्ट लिखो, फ्यूचर इवेंट्स। कुछ ऐसे इवेंट या कंडीशन जो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं चेंज इन मार्केट कंडीशन या न्यू प्रोडक्ट, जैसे न्यू प्रोडक्ट इन्फो। जैसे अगर मैं बिग बाजार की बात करूं बेटा, तो बिग बाजार क्यों बंद हुआ, क्योंकि आजकल ये 10 मिनट्स डिलीवरी हो गए, मिंत्रा, फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट, अमेजोन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो बिग बाजार आखिर क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। तो ये हो गया है फ्यूचर इवेंट, मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिग बाजार उसको बचा नहीं सकते बंद होने से, ऐसा।
होने के बाद सारे लोग रीड करेंगे जो पॉइंट हुआ है उसको। चलो चलिए आ जाइए। एक बार क्विकली रिपीट कर लेते हैं अपन लोगों ने जो जो पढ़ा था। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंदर 5 पॉइंट हम लोगों ने देखा। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट को ही एक और अलग प्रकार का सवाल कैसे पूछते हैं ये लोग कि व्हाई ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो, या और क्या पूछ सकते हैं कि व्हाई ऑडिटर गिव्स ओनली रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ठीक है, यस। अब देखिए क्या 5 पॉइंट इसके अंदर क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मेरे साथ बोलेंगे, पहला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर से एक और पॉइंट है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर से एक और पॉइंट है, नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, नेचर ऑफ, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर अपन ने क्या देखा था, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड आखिरी में कौन सा आता है, फ्यूचर इवेंट्स। कौन सा आता है बोलो, फ्यूचर इवेंट्स। देखिए फिर से रिपीट करेंगे, 5 पॉइंट है किसके, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट के। परफेक्ट आता है 4 नंबर के लिए सवाल। देखिए पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो क्या कहता है कि मैनेजमेंट जो है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त ना बहुत सारे जजमेंट को इन्वॉल्व करता है। और जजमेंट्स कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं जिसके अंदर डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे केस के अंदर इनका कहना है कि 100% भरोसा ऑब्टेन किया जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। फिर मैनेजमेंट एफआरएफ के अनुसार एफएस को बनाते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स को भी लगाते हैं, पर इंटरनल कंट्रोल्स भी 100% भरोसे लायक नहीं होते, क्योंकि उनमें भी अपने आप में कुछ ना कुछ क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। देखो सर, ऑडिटर जो है ना, ये ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, उसको ऑडिट एविडेंस मिलते हैं, ऑडिट एविडेंस को इवेलुएट करके वो कंक्लूजन पे पहुंचता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑडिट एविडेंस भी हमें मिल रहे हैं ना, ध्यान रखना, ये 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसके बेसिस पर आए, सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर आए, समझ रहे। हो सकता है मैनेजमेंट हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया हो, मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया हो कंसील करके इंफॉर्मेशन को, या डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट करके। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो ऑडिट प्रोसीजर है ना, वो भी 100% हमको भरोसा नहीं दे सकती है। फिर अपन ने कहा कि अब क्योंकि ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, तो ऐसे केस के अंदर ये अगेन एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पहले से पता होता है, यहाँ कुछ पहले से पता नहीं है। यहाँ तो आप बढ़िया फुल फेथ में, गुड फेथ में आप ऑडिट कर रहे हो यहाँ पे। फिर चौथा हम लोगों ने क्या देखा कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक सर टाइम फ्रेम होता है फाइनेंशियल्स के ऊपर रिपोर्ट करने का, ऑडिट करने का। तो अगर आपको विद इन टाइम करना है, तो आपको कुछ ना कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इसके साथ साथ आपको कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को करना है क्या, बिल्कुल बिल्कुल करना है। फिर मुझे बताइए, अगर आप ऑडिट करते हो तो इससे फ्यूचर इवेंट के ऊपर कोई फर्क पड़ता है क्या, क्या फ्यूचर इवेंट हमारे ऊपर अब इंपैक्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑडिट जो होता है ये होता है पास्ट, किसका,
पास्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया जाता है। इससे फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का अफेक्ट होता है क्या? कोई चीजें नहीं सर, कोई चीजें अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। अब ध्यान देना सर, एक टर्म मैं आपको बताना चाहता हूं, एंगेजमेंट एक टर्म आप समझ लो। ऑडिट के अंदर जब भी ऑडिटर और किसी एंटिटी का आपस में एग्रीमेंट होता है कि जहां पे ऑडिटर उन्हें सर्विस प्रोवाइड करेगा, बदले में एंटिटी उन्हें पैसे प्रोवाइड करेंगी। क्या कहा मैंने? बोलो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड एंटिटी जहां पे ऑडिटर उन्हें सर्विस प्रोवाइड करेगा, टैक्स के मतलब टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, जीएसटी ऑडिट से रिलेटेड, स्टैट्यूटरी ऑडिट से रिलेटेड, और बदले में वो उनको पैसे देंगी, तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से। एंगेजमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, एंगेजमेंट। और देखो, एक फर्म में जो पार्टनर की जिम्मेवारी होती है ऑडिट करने की, उसे क्या बोला जाता है? एंगेजमेंट पार्टनर। क्या बोला जाता है? बोलो, एंगेजमेंट पार्टनर। देखो, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट अंडर विच ऑडिटर एग्रीज टू प्रोवाइड ऑडिटिंग सर्विसेज, इट टेक्स द शेप ऑफ एंगेजमेंट लेटर। मतलब मैं जब वादा कर रहा हूं, सामने वाला मुझे पैसे देने वाला, बट क्या आपको लगता नहीं आज मैंने और आपने डिसाइड करके रख लेना चाहिए कि मैं कौन से टाइप की सर्विसेज आपको दूंगा? मान लो मैंने आपको जीएसटी की ऑडिट सर्विसेज दे दिया, अब आप मुझे बोल रहे हो नहीं नहीं हमने तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करने बुलाए थे, तो पंगा हो सकता है ना, बराबर ना। तो इनका कहना है आज मतलब क्या, ऑडिट चालू होने से पहले ही आप क्या ले लो? एंगेजमेंट लेटर ले लो। क्या ले लो? बोलो जल्दी से। एंगेजमेंट लेटर ले लो, बराबर है ना? यस। अब देखो, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब इसे ही बोला जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। इनका पर्पस होता है टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कई बार ये लाइन पढ़ी हुई है आप लोगों ने, एक बार फिर भी गो थ्रू कर लो। इसको लिख के रख दो बेटा, स्टैट्यूटरी ऑडिट। हाँ बोलो बेटा। डाल सकता है ना। ओपिनियन में अलग अलग मैटर्स होते हैं। जैसे ओपिनियन में है ना, 3 प्रकार के ओपिनियन होते हैं। एक होता है अच्छा ओपिनियन, ठीक है, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस वाला। दूसरा ओपिनियन होता है खराब ओपिनियन, मतलब खराब इन द सेंस ऐसा कि कुछ चीजें अच्छी है, मतलब ये सब चीजें अच्छी है इन कुछ चीजों को छोड़ के। और तीसरा होता है वाहियात ओपिनियन, कि कुछ भी अच्छा नहीं है करके, बराबर ना। तो ऑडिटर तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, जो उसकी चॉइस है। फ्यूचर के बारे में नहीं, पास्ट के बारे में। फ्यूचर के बारे में कब कमेंट कर सकता है? जब एक है ना, एक्चुअली ऐसा होता है, पास्ट इवेंट से रिलेटेड एक होते हैं, जो अगर आपको ऑडिटर को क्लियर कट दिख रहा है कि यार ये गोइंग कंसर्न इनकी अफेक्ट हो रही है पुराने हरकतों के कारण, तब वो कमेंट कर सकता है उसके ऊपर। बट अगर मान लो ऑल टुगेदर ये डिफरेंट इवेंट है, तो फिर ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता। यस। चलो चले अगले पॉइंट पे आ जाओ, ध्यान देना सर। अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट के बारे में। किसके बारे में? बोलो, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट के बारे में। चलो आप ही बता दो मुझे क्या क्या बेनिफिट है ऑडिट से रिलेटेड, फटाफट। एक तो बड़ा इजी पॉइंट है, इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है करके, बराबर। अच्छा मुझे बताइए कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद है? क्यों? उनके टैक्स का कैलकुलेशन करके देता है। मुझे बताइए कि ऐसा बोल सकता हूं मैं कि जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको डर लगेगा फ्रॉड करने से, कि गलती से अगर ऑडिटर आ गया और पता चल गया उनको फ्रॉड के बारे में, तो नौकरी जा सकती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसे बोला जाता है मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। क्या बोला जाता है? बोलो, मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। ठीक है। अब देखो क्या, अब सारे लोग ध्यान देना। जैसे मान लो सर शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर। क्या होता है? बोलो, इंटरेस्ट। लेकिन शेयर होल्डर्स क्या मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं क्या? नहीं। तो सर शेयर होल्डर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, पर वो कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है बेटा, बराबर है ना। तो ऑडिट जब होता है ना फाइनेंशियल्स के, जब फाइनेंशियल्स का ऑडिट होता है, तो इन लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कौन? ऑडिटर। कैसे प्रोटेक्ट करता है? कि मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रही है वो सही ले रही है क्या,
क्या इनके ऊपर आज तो नहीं आ रही? और मैं जब ऑडिट करूंगा तो सीधी सी बात है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, इसलिए तो ऑडिट करो। मुझे अपॉइंट करने वाले तो यही लोग हैं ना, कौन? शेयर होल्डर्स। समझ रहे हैं आप बात को, है ना? यस। तो देखो क्या मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपन इजी इजी वाले पॉइंट देखो। पहला, audit of financial statement is helpful to the government authorities for determining liabilities। और गवर्नमेंट के लिए एक ही लाइबिलिटी काम की, और वो कौन सी है बेटा? टैक्सेस। चलिए आइए अगला। अब देखो नेक्स्ट, it act as a moral check on employees for committing frauds for the fear of discovered in the audit। पहला पॉइंट पढ़ो। audit provides high quality information, it gives confidence to the user that information on which they are relying is qualitative and outcome can be exercise carried out by auditing standard recognized globally। मतलब सिंपल सी बात है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। बी वाला पॉइंट देखो, audit safeguards interest of the shareholders as financial statement is prepared by management of the company। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता कौन है? मैनेजमेंट। तो सही तरीके से बनाया या नहीं बनाया, इसके बारे में रिपोर्ट कौन देगा? मैं दूंगा। किसको दूंगा? शेयर होल्डर्स को। कल याद करो, रिलायंस के मैंने बताया था 2 मेंबर्स, याद आ रहा है क्या आपको? कहा गया? हाँ ये देखो, देखो क्या लिखा है यहाँ पे? 2 मेंबर्स ऑफ, है ना? तो मैं जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं ना बेटा, किसको देता हूं मैं? बताइए। मेंबर्स को। मेंबर्स मेरे कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं है डे टू डे एक्टिविटीज में। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया किसने है? मैनेजमेंट ने बनाया है। मैं बस ये बताना चाहता हूं मेंबर्स को कि इन्होंने बराबर से बनाया या नहीं बनाया, मैं बस इतना बताना चाहता हूं, ठीक है ना? देखो, auditor safeguards interest of the shareholders as financial statements is prepared by management of the company। okay, अब देखो क्या सर, ऑडिट करते करते हो सकता है ना मुझे फ्रॉड या एरर दिख जाए। मुझे बताइए कंपलसरी है क्या दिखेगा करके? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑडिट क्या नहीं है? हाँ, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो मैं ऑडिट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे फ्रॉड एरर मिलेगा ही नहीं। हो सकता है ऑडिट करते करते मुझे फ्रॉड एरर मिल गया, तो उस बात को मैं रिपोर्ट करूंगा फिर अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है ना? यस। तो हो सकता है मुझे क्या मिल जाए? हो सकता है मुझे फ्रॉड या एरर मिल जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई बैंक के पास जाता हूं और मैं कहता हूं मुझे लोन दे दो, वो कहते हैं लाओ तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया, ठीक है, एक मेरा कैटेगरी हुआ। दूसरा, मान लो यहाँ पे ऐसा होता है कि पीयूष है, उसने क्या किया, वो भी जाता है बैंक के पास, उसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया बैंक को। अब मुझे एक बात बताइए, बैंक किसको लोन देने में बैंक को ज्यादा डर नहीं लगेगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसको क्या किया है? सर्टिफाई किया है कि ये जो बातें लिख रहा है ना इसके अंदर, जो असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है ना, ये सही है, ये मैंने चेक कर लिया हो, तो बैंक तुम क्या कर दो? लोन दे दो करके, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जो सर्टिफाइड नहीं है वो तो मैंने ही बनाया हूं, मतलब मैं ही ओनर, और मैं ही बैलेंस शीट बना रहा, मैं ही पीएनएल बना रहा, और मैं ही लोन ले रहा। तो क्या आपको लगता नहीं मैं इनकम को ओवरस्टेट कर सकता हूं, एक्सपेंसेस को अंडरमाइन कर सकता हूं? अरे बोलिए ना। यस। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भरोसा यानी कि रिलाय किया जाता है। किसके द्वारा? लेंडर्स के द्वारा, बैंकर्स के द्वारा, और अलग क्रेडिट डिसीजंस, क्रेडिट डिसीजन मतलब लोन देना या नहीं देना, उसके डिसीजंस के लिए भरोसा किया जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सर, audited financial statement can be relied upon by lenders, bankers for making their credit decisions, that is whether to lend or not to any particular entity। मतलब audited, अच्छा मैं आपको एक बात बता ही दूं अभी कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा आजकल बैंकों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो ही आप बिजनेस लोन दोगे, अदरवाइज आप बिजनेस लोन नहीं देंगे। समझ रहे आप बात को? 1 लाख रुपए का भी लोन क्यों ना हो,
आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना पड़ता है, तभी बिजनेस लोन आपको मिलता है। हाँ, पर्सनल लोन लेना है, होम लोन लेना है, उसके लिए पर्सनल आईटीआर और वो सब चीजें लगती है। लेकिन अगर बिजनेस के लिए लोन लेना है तो आपको क्या लगता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगते हैं। ठीक है, यस। चलिए अब देखो क्या नेक्स्ट, audit reviews existence and operation of various controls operating in an entity, hence it is useful in pointing out deficiencies। इनका क्या कहना है, सुनो सर। एंटिटी जो है ना वो इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है। मैं जब ऑडिट करने जाऊंगा तो मैं क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स को एक बार चेक करूंगा क्या? हाँ सर, चेक करूंगा। तो एंटिटी ने जो माइंड में सोच के इंटरनल कंट्रोल्स को लगाया था और वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, हो सकता है दोनों में डिफरेंस आ जाए। बराबर है क्या? इसे बोला जाता है डेफिशिएंसी। क्या बोला जाता है, बोलो? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी होना। बराबर है क्या? यस। तो इनका कहना है कि ऑडिट जो है ना ये इंटरनल कंट्रोल में कमी ढूंढने में हमको क्या कर सकता है, मदद करता है। क्या करता है, बोलो जल्दी से? मदद करता है। मतलब ऑडिट इज बेनिफिशियल इन फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसीज इन द कंट्रोल। क्या कहा मैंने, बोलो? ऑडिट इज बेनिफिशियल इन फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल। ठीक है, यस। चलो एक बार ऐसे ही रिपीट करेंगे। अपन ने क्या क्या पॉइंट पढ़े थे एक बार जनरली बता दो मुझे। देखो सर, अपन अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, बोलो ना? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट पढ़ रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट भी इसे बोला जाता है। पहला क्या, इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। दूसरा क्या, गवर्नमेंट के टैक्सेस के लिए मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज। फिर सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ऑफ दोज पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनी। जैसे मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है और शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और क्या पढ़ा था अपन ने? बैंक लोन क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सटेंड करने के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काम में आते हैं। और बताइए क्या बोल रहे हो सकता है शायद आपको फ्रॉड या एरर दिख जाए करके। और कंट्रोल में डेफिशिएंसीज को फाइंड आउट करने के लिए भी ऑडिट आपको मदद करता है क्या? हाँ देखो, 100% पक्का नहीं है कि आपको डेफिशिएंसी मिलेगी। इट मे फाइंड आउट डेफिशिएंसी। समझ रहे हैं बात को? हो सकता है डेफिशिएंसी मिले। अब 7 पॉइंट को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी 5 पॉइंट को आप ध्यान रखोगे चल जाता है। 5 पॉइंट से ऊपर जनरली नहीं पूछते आपको। ठीक है, चलिए आ जाओ। तो ये हुआ कौन सा सर? ये हुआ अपने एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट के रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे बात किया है। ठीक है, चलिए कल अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे दूसरे टॉपिक को, जैसे ऑडिट मैंडेटरी होता है या नहीं होता है। छोटे छोटे कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ना है कल अपने को। मेरे हिसाब से 2 दिन और लगने चाहिए आपका, और उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए करेंगे इतना। इसके शायद मैंने आपको नोट्स नहीं लिखाया अभी, है ना? ठीक है, मैं आपको कल लिखवा दूंगा इसके नोट्स। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो। अच्छा, आपको जो अपडेटेड टाइम टेबल है वो ग्रुप पे आ जाएगा आपको। हाँ, अभी एज ऑफ नाउ आप एकदम डिसीजन पे मत पहुंच जाना।